नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अमावस दोष के बारे में। जिस जातक की पत्रिका में अमावस का दोष लग जाता है, किस प्रकार से उसको शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं और अमावस दोष लगता कैसे है, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। और इसका परिहार क्या है, उपाय क्या है और इसमें किस किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। शादी विवाह, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किसी मुहूर्त के बारे में अगर आपको चर्चा करना है तो उस पर भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो YouTube चैनल को प्रमोट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमावस दोष के बारे में। आप सभी को पता है, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष 15 दिन और 15 दिन शुक्ल पक्ष। परिवा से लेकर चतुर्दशी के बाद 15 दिन पर अमावस्या आती है और 15 दिन पर पूर्णमासी आती है। कृष्ण पक्ष को अंधियारा पक्ष बोलते हैं और शुक्ल पक्ष को उजाला पक्ष बोलते हैं। चंद्रमा की 12 डिग्री बराबर एक तिथि का मान होता है। तो चंद्रमा और सूर्य की जब युक्ति होती है, सूर्य और चंद्रमा जब युक्ति करते हैं, मतलब एक साथ अगर जन्म पत्रिका में होते हैं, तो उस समय पर अमावस्या के आसपास का वो समय होता है। चतुर्दशी हो, अमावस्या हो या प्रतिपदा हो, जब सूर्य से ठीक 12 अंश चंद्रमा पीछे होंगे तो अमावस्या लगेगी। यानी एक तिथि का मान 12 डिग्री है। चंद्रमा की 12 डिग्री बराबर एक तिथि है। तो 12 3 36 यानी 360 अंशों में पूरा ब्रह्मांड है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो 360 अंशों में ऋषियों ने मापा है। और 30 तिथियां होती हैं, तो 30 तिथियों को 360 अंशों को 30 तिथियों में अगर बराबर बांटा जाए तो एक तिथि का जो मान होगा वो बराबर 12 अंश होगा। तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो मान लीजिए जब यहाँ सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं तो अमावस्या होती है। उसके बाद तिथि बढ़ती हुई जाती है, परिवा, द्वितीया, तीस, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। और ठीक जब सामने आ जाएंगे, चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर हैं और चंद्रमा यहाँ पर हैं, तो सूर्य का पूरा प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है। उस समय पर पूर्णमासी होती है। तो जब यहाँ अमावस्या, जब सूर्य चंद्रमा यहाँ पर होंगे तो अमावस्या होगी। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। यानी आप ये इतना समझ सकते हैं कि सूर्य से अगर चंद्रमा दाहिने हो, दाहिने साइड में हो, तो समझ लीजिए शुक्ल पक्ष चल रहा है। और सूर्य से चंद्रमा अगर बाएं साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो, यानी सूर्य जैसे यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर चंद्रमा हो, सूर्य मान लीजिए लगन में है और चंद्रमा अगर सप्तम में है, अष्टम में है, नवम, दशम, एकादश या द्वादश भाव में है, तो समझ जाइए कृष्ण पक्ष चल रहा है। और सूर्य अगर लगन में है और चंद्रमा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें भाव तक हैं, तो समझ जाइए शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो आप ये समझ गए कि चंद्रमा कैसे प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। और देखिए, सभी ग्रहों पर सूर्य का ही प्रकाश पड़ता है, तो उसकी रश्मियां, रिफ्लेक्शन राशियों पर पड़ता है, जिसको कहते हैं ये ग्रह यहाँ पर इस राशि में गोचर कर रहा है और इस राशि को देख रहा है। जैसे मान लीजिए शनि मेष राशि में गोचर बस हैं, तो इनकी जो रश्मियां हैं वो पड़ती हैं, तीसरे भाव पर पड़ेगी, सातवें भाव पर पड़ेगी और 10वें, अपने जहाँ पर वो बैठे वहाँ से तीसरे, सातवें और 10वें भाव को देखेंगे, उनकी रश्मियां, रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि सूर्य का प्रभाव जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है, अपना कोई प्रकाश नहीं है। जैसे अपना अस्तित्व पूरा जब समाप्त कर देते हैं चंद्रमा, जब सूर्य के साथ होते हैं, तभी अमावस्या का दोष कहा जाता है। अब यह दोष कितना प्रभावित है और कितना प्रभावित नहीं है, इसको विस्तार से समझते हैं। इस दोष में होता क्या है, अगर किसी जातक की पत्रिका में अमावस दोष लग जाए तो उसमें क्या परेशानी आएगी। ऐसे जातक के जीवन में मानसिक अस्थिरता देगा, कंपन देता है, शरीर में घबराहट देता है और जातक के जो विचारधारा है
वो कहीं ना कहीं दूषित करता है। ऐसा जातक क्रोध करने वाला होगा। मन के कारक हैं चंद्रमा, और चंद्रमा जब सूर्य के साथ होंगे, सूर्य अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं और चंद्रमा जल तत्व कारक हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो वहाँ पर चंद्रमा, जैसे मान लीजिए आपने एक हैलोजन जला करके रखी है और हैलोजन के नीचे एक आप पास में मोमबत्ती जला करके रख दीजिए। हैलोजन के प्रकाश के आगे मोमबत्ती का कोई अपना अस्तित्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसीलिए कोई भी ग्रह जब सूर्य के बहुत करीब गोचर करता है तो वो अस्त हो जाता है, और जब वो अस्त हो जाता है तो उसका अस्तित्व, अपना अस्तित्व, वो जैसे किसी बड़े नेता या किसी बड़े आदमी के साथ समक्ष आप पहुंचते हैं तो आपको अपना अस्तित्व बिल्कुल जीरो दिखाई देता है। जबकि अपने घर में आप अपने घर के मुखिया हैं, आपके अपने घर के प्रधानमंत्री आप ही हैं, श्रेष्ठ हैं आप अपने घर में। लेकिन जब आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर आपका अस्तित्व अपने आप को धूमिल नजर आता है। तो इसी प्रकार से अगर चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं तो अमावस का दोष लगता है। ऐसे में जातक का मनोबल कमजोर हो जाता है, जातक मानसिक पीड़ित हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा के कारकत्व जो भी हैं, शुभ कारकत्व चंद्रमा के जो भी हैं, स्वतंत्र कारकत्व, उससे संबंधित परेशानी होती है। चंद्रमा से माता का विचार किया जाता है, माँ के स्वास्थ्य में परेशानी देते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो चंद्रमा, अब इसको और विस्तार से आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, लेकिन चंद्रमा को पक्ष बली माना जाता है। चंद्रमा जब सूर्य से 72 अंश पीछे होते हैं, यानी 6 तिथि पीछे और 6 तिथि आगे तक होते हैं, सूर्य से चंद्रमा 6 तिथि पीछे जब गोचर प्रारंभ करते हैं और 6 तिथि आगे तक जब तक निकल नहीं जाते हैं तब तक चंद्रमा पीड़ित माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। अब मान लीजिए एक तिथि 12 अंश की है, 15 तिथियां एक पक्ष में होती हैं और दो पक्ष बराबर 30 तिथियां हुई। तो एक तिथि अगर 12 अंश की है तो 6 तिथियां बराबर 12 छक 72, यानी 72 अंश। सूर्य से 72 अंश और 6 तिथि यानी अष्टमी नवमी तक, यानी ये अगर कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष के नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, तो अमावस्या ही है। तो यानी नवमी के बाद चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, छठ, यानी सप्तमी से चंद्रमा बलवान होंगे। कृष्ण पक्ष की नवमी से लेकर और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक चंद्रमा अशुभ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें चंद्रमा जितना करीब होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से नवमी तिथि प्रारंभ हुई, यहाँ जितना करीब आएंगे सूर्य के उतना ही ज़्यादा वो प्रभावित होंगे। अब उसमें विशेष कब प्रभावित होंगे? जब मात्र 12 अंश पर पहुंच जाएंगे, तब वो अमावस की रात होगी। उस दिन, जिस दिन चंद्रमा और सूर्य 12 अंशों के अंदर होंगे, उस दिन अमावस होगी। और अमावस जो कि काली अंधियारी रात होती है, वहाँ बिल्कुल चंद्रमा का अपना सारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है और चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। अब ये योग इस प्रकार से अगर बनता है तो व्यक्ति को काफ़ी हद तक दूषित करता है, जैसे कि उसकी विचारधारा दूषित होती है, चीखने चिल्लाने वाला होता है। क्योंकि चंद्रमा जैसे प्लस और माइनस, एक ताप देता है, एक नम्रता देता है। तो चंद्रमा जो कि शीतलता देते हैं, शीतलता देते हैं, मन को स्वच्छ करते हैं, वो जब प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है, क्रूर कर्मों में लिप्त भी कर देते हैं। कई बार जब व्यक्ति मानसिक पीड़ित होता है तो नशे का शिकार हो जाता है, उसकी संगति पर प्रभाव पड़ता है इसका। तो चंद्रमा जब प्रभावित होंगे तो निश्चित है परेशानियां उत्पन्न होंगी। अब ये दोष और भी प्रभावित कब हो जाता है? अगर यही दोष सूर्य और चंद्रमा का 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बन जाए तो यह दोष और ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें भाव में तो वैसे ही खराब होते हैं। वहाँ पर अमावस का दोष लग जाए
तो और ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। एक सूत्र कहता है, ज्योतिष का एक सूत्र है कि चंद्रमा अगर द्वादश स्थान में स्थित हो, अष्टम स्थान में स्थित हो, तो ऐसे, और चंद्रमा पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, राहु केतु शनि का प्रभाव हो, तो ऐसे जातक के साथ जीवन में धोखा होता है, चाहे बड़ा धोखा होता है। कोई मित्र, पार्टनर, प्रेम आदि इत्यादि, ऐसे में कई बार आत्मघात योग बनता है। इसको आत्मघात योग कहते हैं। धोखा देगा व्यक्ति, धोखा मिलेगा उसको। वो कितना बड़ा धोखा होता है वो उसकी पत्रिका निर्धारित करती है कि और कोई किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं है। दूसरे नंबर पर यह दोष और प्रभावी कब हो जाएगा? जब चंद्रमा वृश्चिक राशि के हों, छठे, आठवें और 12वें भाव में हों, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, 12 अंशों के निकट हों, अंदर हों, सूर्य चंद्रमा की दूरी मात्र 12 अंशों के अंदर हो, और नीच राशि के चंद्रमा हो। चंद्रमा जब नीच राशि के होंगे और सूर्य के साथ होंगे, अमावस के दिन होंगे, तो वो और ज़्यादा मन को कुंठित करेंगे और पीड़ित करेंगे और परेशान करेंगे। वहीं पर अगर चंद्रमा नीच राशि के हों लेकिन पूर्णमासी का जन्म हो, चंद्रमा शुभ हो लेकिन नीच राशि के हों, सूर्य से 7वें हों, तो इतना दोष नहीं होगा, इतना दोष नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा प्रकाशित हैं, पूर्णमासी के हैं, बली चंद्रमा है। नीच राशि कोई नीचता उतना महत्व नहीं रखती है। जब आप षडबल को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मात्र अगर 100 नंबर मिलता है, ग्रहों का हर प्रकार का बल निकालने के बाद 100 नंबर प्राप्त होता है, तो जो नीच का बल है वो मात्र 3% मायने रखता है। 3 नंबर कम करेगा अगर नीच का होता है कोई ग्रह तो इस प्रकार से अगर चंद्रमा नीच राशि के हैं और अगर पूर्णमासी का जन्म है, सूर्य के 7वें हैं चंद्रमा, तो इतना पीड़ित नहीं होंगे। लेकिन अगर नीच राशि के चंद्रमा है और अमावस का जन्म है और छठे, 8वें, 12वें भाव में है, तो ज़्यादा नुकसान देंगे, ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। छठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हों, नीच राशि के हों, सूर्य के साथ हों, तो ऐसे जातक को पित्त की थैली में परेशानी देते हैं, पानी से संबंधित, किडनी से संबंधित परेशानी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से जातक को पेट से संबंधित, पानी से संबंधित व पित्त की थैली से संबंधित, किडनी से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं जीवन में। कब होती है वो दशाएं निर्धारित करती हैं। इसमें भी और खराब जब हो जाता है जब चंद्रमा नीच राशि के हों, छठे, 8वें, 12वें भाव में हों और अमावस के हों, और उस पर भी और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, राहु केतु शनि का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसे जातक को पागलपन के थॉट तक आने लगते हैं, या ऐसे जातक का पागल होना संभव है। इतना पीड़ित कर देते हैं, क्योंकि मन से ही व्यक्ति विचलित होता है। मन से ही जब परेशान होता है तो दिमागी संतुलन खो देता है। तो चंद्रमा का शुभ और अशुभ इस तरह विस्तार से आपने नहीं समझा होगा। इसको एक बार समझिए, जन्म पत्रिका में किस प्रकार से चंद्रमा की मात्रा बढ़ती जाती है कि कितना पीड़ित है, अगर पीड़ित है तो कितना पीड़ित है। वहीं पर चंद्रमा राहु केतु से दृष्ट हो, राहु केतु शनि के नक्षत्र में हो, और किसी ग्रह का योग और बन जाए, इन्हीं भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा नीच राशि के हो, राहु भी बैठा हो, शनि भी बैठा हो, सूर्य भी बैठा हो, वह एक ही नक्षत्र में हो, और जितने ज़्यादा पीड़ा बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से ग्रहों का बलाबल समझा जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।